ठीक, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पैराडोर्मेंसी, इकोडोर्मेंसी और एंडोडोर्मेंसी तीनों देखा था, तीनों का रिक्वायरमेंट देखा था, तीनों किस किस कंडीशन में काम करते हैं, उस चीज के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, है ना। जैसे कि अगर अपन पैराडोर्मेंसी की बात करें तो पैराडोर्मेंसी किस चीज पे फोकस करता है, मतलब और क्या कहते हैं इसे, एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस कहते हैं ना। और ये किसके द्वारा गवर्न होता है, ऑक्सिन। ऑक्सिन आउटसाइड द बर्ड, कोई भी आउटसाइड बर्ड जो होते हैं वो इसके डोरमेंसी को गवर्न करते हैं। अगर उसके डीप में जाए तो वो फिर उसका रीजन क्या निकलेगा, ऑक्सिन। ये ऑक्सिन जो है वो केमिकल होता है या वो हार्मोन होता है जिसके कारण ये आपको जो है डोरमेंसी देखने को मिलता है। दूसरा हमने देखा था एक एकोडोरमेंसी, याद है, यस सर, एकोडोरमेंसी किसके कारण होता है, अनफेवरेबल कंडीशन के कारण अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। हाँ, अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज याद रखना, पैराडोर्मेंसी जो है ये एपिकल डोमिनेंस के कारण होता है, आउटसाइड बर्ड के कंट्रोल में होता है। इसको ठीक करना है, इस डोरमेंसी से बाहर निकलना है तो हम क्या कर सकते हैं, एपिकल डोमिनेंस को रिमूव कर देंगे सर। एपिकल डोमिनेंस को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, टर्मिनल बर्ड्स को रिमूव कर देंगे। रिमूव टर्मिनल बर्ड करेंगे जैसे ही आपका पैराडोर्मेंसी खत्म हो जाएगा। और पैराडोर्मेंसी के होने से पौधे को क्या फायदा मिलता है, ये पौधे को किस तरीके से हेल्प करता है, लेटरल ग्रोथ ज्यादा होती है, क्या करता है ये, लेटरल ग्रोथ में मदद जो करता लेटरल ब्रांचेस को इंक्रीज करता है। पैराडोर्मेंसी लेटरल ब्रांच को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, डिक्रीज। सर वो है, डिक्रीज करता है, लेकिन अगर डोरमेंसी जब ब्रेक हो जाती है फिर होता है। अगर डोरमेंसी नहीं है तब लेटरल ग्रोथ आएगा। एक्चुअली प्लांट में पैराडोर्मेंसी प्लांट के आर्किटेक्चर को मेंटेन करने के लिए होता है ना। यस इसका जो यस सर, ऑब्जेक्टिव है प्लांट के अंदर होने का वो प्लांट आर्किटेक्चर को मेंटेन करना है, ये पढ़ा था हम लोगों ने। एक्सेसिव ग्रोथ को रोकता है ये, यस सर, है ना। सिमिलरली एकोडोर्मेंसी का हमने क्या पढ़ा था, अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन में होता है। जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होता है ये जो है क्या हो जाता है, ये डोरमेंसी ब्रेक हो जाता है। ये जो है स्ट्रेस से बचने के लिए होता है, स्ट्रेस से पौधे को बचाने के लिए होता है। अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में कई सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि कूल टेम्परेचर, शॉर्ट डे, शॉर्ट डे फोटो पीरियड, वाटर स्ट्रेस, ये सब अपन ने देखा था। ड्रॉट भी कह सकते हो इसे आप, ये चीजें हो सकती हैं। तो ये जैसे ही नॉर्मल होगा कंडीशन, एकोडोर्मेंसी से वो बाहर आ जाता है। फिर हमने एक लास्ट देखा था जिसे हमने क्या कहा था, एंडोडोर्मेंसी। इंडोर। क्या कारण था एंडोडोर्मेंसी का, इसका कोई मतलब काजिश तो नहीं था सर, बस विंटर के कारण आता है जब स्ट्रेस में आता है। एंडोडोर्मेंसी जो है आपका जो है आपका इसका मतलब पौधे के अंदर होने का कारण ये है कि जो फ्लक्चुएटिंग क्लाइमेट होता है, याद है अपन ने डिस्कस किया था। यस सर। यस सर। फ्लक्चुएटिंग जो क्लाइमेट होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव जो है इसका, ड्यूरिंग विंटर के दौरान क्या होता है, कभी 20 डिग्री टेम्परेचर आता है, कभी 0 डिग्री, कभी माइनस में भी चला जाता है। तो इस फ्लक्चुएटिंग क्लाइमेट में पौधा अपना ग्रोथ को बार बार रेज्यूम करके फंसने वाला काम ना हो जाए पौधे के साथ, उस चीज को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, एंडोडोर्मेंसी लेते हैं। एंडोडोर्मेंसी देखा हमने पौधे में। और इसको जो है तोड़ने के लिए हमें क्या चीज का फुलफिलमेंट होना जरूरी है, चिलिंग चिली रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट। चिलिंग रिक्वायरमेंट। बेनिफिट यही मिलता है कि भाई ये जो है आपका विंटर में उस पर्टिकुलर कंडीशन से ये बचा लेता है, कि भाई पता चल रहा है दिसंबर में नॉर्मल हो गया कंडीशन, अनफेवरेबल से फेवरेबल हो गया तो ग्रोथ आ जाएगा, और जनवरी में फिर अनफेवरेबल हो गया तो फिर तो पौधे का मरने वाला स्थिति हो जाएगा। तो उस चीज से बचाने का काम करता है एंडोडोर्मेंसी। ये तीनों चीज तो क्लियर थी आप लोगों को लास्ट क्लास में। यस सर। यस ठीक, सर। अब आज अपन जो है डिस्कस करेंगे चिलिंग आवर रिक्वायरमेंट। इसमें कोई बहुत ज्यादा नया पॉइंट नहीं आने वाला है, पर हाँ इसको थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करेंगे जितना हो पाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग चिलिंग आवर रिक्वायरमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो आप लोग को अगर याद हो, अपन ने प्रोसेसिंग में पढ़ा है, एक होता है सेलार टेम्परेचर। कितना होता है बताइए सेलार टेम्परेचर, -15। कितना होता है, -15।
-15 की 15 बस? 15 डिग्री सर। 15 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम पढ़ते हैं रेफ्रिजरेटेड या चिलिंग टेम्परेचर, याद है हमने पढ़ा था? कितना होता है? 4 से नहीं, 0 से 5 स्टोरेज के टर्म्स में पूछ रहा, प्रोसेसिंग वाला। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। और वहीं पे एक और टेम्परेचर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो उसको हमने पढ़ा था -18 से -40 डिग्री सेल्सियस। ये हमने किस में पढ़ा था? आपके प्रोसेसिंग में। अब देखो यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ है, जब भी ये शब्द चिलिंग यूज हो, तो अगर ये स्टोरेज के लिए पूछे, चिलिंग स्टोरेज या रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज का टेम्परेचर बताओ, तो आप 0 से 5 डिग्री सेल्सियस बताओ, ठीक है? क्योंकि स्टोरेज कंडीशन सभी पौधों के लिए समान होता है। लेकिन वहीं पे अगर बोल दिया जाए कि चिलिंग टेम्परेचर बताइए, या चिलिंग इंजुरी कितने टेम्परेचर में होगा बताइए, तो भैया चिलिंग इंजुरी जो होने की समस्या है, ये अलग अलग पौधों के लिए अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो ऑन एन एवरेज 35 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में ग्रो हुआ है जो फ्रूट, मान लो मैंगो या बनाना, ये ट्रॉपिकल फ्रूट है ना, इनका एवरेज टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता होगा ऑन एन एवरेज, जब ये डेवलप होते हैं, होता होगा यस ना? सर। अब इस पौधे को मैं 10 डिग्री में भी लेके जाऊंगा, जिसके लिए ठंडा है कि नहीं है ये क्लाइमेट? है सर। है ना? इसलिए आप लोग देखते हो कि फ्रिज में, आप नॉर्मल फ्रीजर को भी छोड़ दो, बाहर में भी फ्रिज में केला को रख दो, पूरा चिली इंजुरी हो जाता है, काला काला धब्बा आ जाता है, अंदर के पूरे यस उसके सर। गूदा हार्ड हो जाते हैं। यस। तो भैया ऐसे जो ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल में भी डिपेंड करता है, बट ट्रॉपिकल जो पौधे होते हैं, इनकी चिलिंग इनमें तो चिलिंग इंजुरी आपको 5 से 10 डिग्री सेल्सियस में ही दिख जाता है। तो इनके लिए ये जो चिलिंग टेम्परेचर है ना इंजुरी वाला, वो 5 से 10 डिग्री होता है। लेकिन वहीं पे बात आ जाए अगर टेम्परेट क्रॉप के लिए, तो भाई टेम्परेट क्रॉप भी क्या सेम इसी टेम्परेचर में ग्रो होते होंगे जिस टेम्परेचर में चिलिंग ये मैंगो बनाना होते हैं? नो सर। भाई आप बताओ, गर्मी के मौसम में रायपुर में एसी की जरूरत पड़ती है, और लोग कहते हैं कि गर्मी के मौसम में हिमाचल या फिर हमारे यहाँ मैन पार्ट जैसी जगह में घरों में आपको कूलर भी नहीं मिलेगा, पंखा से ही काम चल जाता है, ऐसा होता है? यस सर। है ना? इसका मतलब ये है कि गर्मी के मौसम में अगर हमारे यहाँ 35 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, तो वहां 25 या फिर 15 डिग्री सेल्सियस ही होता है। एवरेज टेम्परेचर देखा जाए तो 15 से 20। समझ पा रहे हो? तो ये पौधे कहीं ना कहीं हमारे ट्रॉपिकल पौधे से 10 डिग्री 15 डिग्री कम टेम्परेचर में डेवलप हुए हैं, तो इनके अंदर कम टेम्परेचर को झेलने की टेंडेंसी ज्यादा होगी कंपेयर टू मैंगो बनाना, एप्पल पिया पीच की। यस समझ रहे हो? यस सर। इसीलिए आप देखोगे कि इनमें 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में चिलिंग इंजरी आती है। वो भी डिपेंड करता है क्रॉप टू क्रॉप, अगर ससेप्टिबल है तो जैसे आप लोगों की मम्मी ने दे दिया था स्टोरेज टेम्परेचर फॉर ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्रॉप्स बताइए करके, इस साल का जीआरएफ का पेपर देखे थे ना? यस सर। अगर क्वेश्चन ये आता है कि बताइए ट्रॉपिकल क्रॉप्स को चिलिंग इंजुरी कितने टेम्परेचर में लगेगी, मैं स्टोरेज कंडीशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? स्टोरेज के दौरान या फ्रूट में चिलिंग इंजुरी कितने टेम्परेचर में लगेगी पौधे को, तो वो कितने में लगेगी? 5 से 10 डिग्री सेल्सियस में ही लग जाएगी। किसको? ट्रॉपिकल को, और समवॉट सब ट्रॉपिकल को भी। ये किसके लिए है? ट्रॉपिकल के लिए। वहीं पे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में ही लगेगा टेम्परेट को, या इससे कम में, इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेट को आदत होती है लो टेम्परेचर की। समझ पा रहे हो? यस सर। ओके। तो ये तो हो गया एक चिलिंग इंजुरी का कॉन्सेप्ट, ये चीज समझ में आ रहा है? इंजुरी का चिलिंग स्टोरेज अलग है, चिलिंग इंजुरी अलग है, और चिलिंग रिक्वायरमेंट अलग है। समझ पा रहे हो? यस यस। ओके। हालांकि वो चिलिंग स्टोरेज नहीं पूछेगा, उसको रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज पूछेगा, बट इन केस अगर पूछ दिया तो कंफ्यूज मत होना। जैसे कई लोग फ्रीजिंग स्टोरेज बोलता है फिर 0 डिग्री सेल्सियस को लगा के आ जाते हैं, तो वो काम नहीं करना है, ठीक है? हमारा जो टॉपिक है वो है चिलिंग रिक्वायरमेंट का। तो ये सबसे पहले ये चिलिंग रिक्वायरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी ऑब्जेक्टिविटी हमको क्लियर है। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है? हम लोगों ने देखा था कि भाई अक्टूबर से लेके फरवरी तक हमारा क्या होता है? डोरमेंसी पीरियड होता है, हमने ये देखा हुआ है पहले से, है ना? यस इस सर। दौरान क्या होता है? अक्टूबर से लेके फरवरी तक पूरे 4 महीने तो ठंड नहीं पड़ती है, 1 महीने 2 महीने के आसपास क्या पड़ती है?
ठंड पड़ती है एकदम ज्यादा, और लगभग इसमें से 1-2 महीने का टाइम जो है क्या होता है, नॉर्मल भी होता है, हर रोज थोड़ी बर्फ गिरता होगा, है नहीं। तो बार बार Yes. जब, जैसे मान के चलो अक्टूबर के पूरे महीने क्या हो गया, स्नोफॉल हो गया, और उसके बाद नवंबर पूरा सनी हो गया, सनी मतलब खुला वाला वातावरण, फिर दिसंबर में पता चल रहा है स्नोफॉल हो गया, फिर जनवरी में एकदम नॉर्मल हो गया, और फिर दिसंबर में फरवरी में क्या हो गया आपका, स्नोफॉल हो गया। ये स्ट्रेस कंडीशन है, इसमें पौधा डोरमेंट हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन 1 महीने के लिए नॉर्मल आ गया, तो पौधा का नॉर्मल ग्रोथ होने का उम्मीद रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे जब स्नोफॉल आएगा तो ये नॉर्मल ग्रोथ तो खराब हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पास चलो मान के चलो यहाँ तक वो डोरमेंट रहा, तो ये सनी कंडीशन में वो नॉर्मल ग्रोथ करने लग जाएगा। तो ये बीच बीच में जो अल्टरनेटिंग या वेरिएबल क्लाइमेट आपको अक्टूबर से फरवरी के बीच में दिखते हैं, जिसमें प्लांट जो है डोरमेंसी तोड़ के नॉर्मल फेवरेबल कंडीशन देखते हुए दोबारा ग्रोथ करने की कोशिश कर सकता है, उस कोशिश को दबाने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है पौधे में, उसे हम चिलिंग रिक्वायरमेंट कहते हैं। ऑब्जेक्टिविटी इसकी यही है, समझ में आ रहा। Yes, sir. Yes, ओके, sir. चिलिंग रिक्वायरमेंट क्यों बना है पौधे में, ताकि भैया ठंड के सीजन में किसी कारणवश पौधे जो है फंस ना जाए। समझ में आया। Yes, sir. ओके, अब देखो, अब हमने कह दिया कि इस चीज से बचाने के लिए होता है। अब भाई चिलिंग रिक्वायरमेंट जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट में फिक्स होता है, ऐसा तो नहीं है कि हर पौधे का चिलिंग रिक्वायरमेंट अलग अलग होगा, ठीक है। हर पौधे का चिलिंग रिक्वायरमेंट एक ही होगा ऐसा तो नहीं है, हर पौधे का चिलिंग रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल आप एप्पल को ले लो और वहीं पे पीच को ले लो, अगर एप्पल का 1000 घंटा है तो पीच का 400 घंटा है, एक एग्जाम्पल है, ठीक है। दोनों का चिलिंग रिक्वायरमेंट अलग अलग है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एप्पल जिस पर्टिकुलर क्लाइमेट में ग्रो हुआ है और पीच जिस पर्टिकुलर क्लाइमेट में ग्रो हुआ है, ग्रो इन द सेंस जहां ये ओरिजिनेट हुआ है, जहां इसकी उत्पत्ति है, जहां से ये इवॉल्व हुआ है, वो दोनों ही क्लाइमेट अलग अलग जगह का है। एप्पल कहीं ना कहीं ज्यादा कोल्ड एरिया में आपका इवॉल्व हुआ है, वहीं पीच जो है लेस कोल्ड एरिया में इवॉल्व हुआ है। और अगर वहीं पे मैंगो की बात कर दो तो मैंगो तो एकदम हॉट जगह पे इवॉल्व हुआ है, समझ रहे हो, इंडो बर्मा मतलब हॉट एंड Yes, ह्यूमिड sir. जगह। अब आप लोग सोचिए, जो चीजें इवॉल्व ही अलग अलग जगह पे हुई हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होगी। आप एप्पल की बात करेंगे तो एप्पल ऐसी जगह है में इवॉल्व हुआ है जहां अक्टूबर से फरवरी तक पूरा आपका क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है। तो एप्पल ने अपने आप को ऐसा चिलिंग रिक्वायरमेंट रखा कि अक्टूबर से फरवरी तक जब ठंड अच्छे से पड़े तब जाके इसका चिलिंग रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। मतलब इसके यहाँ फरवरी 4 महीना 5 महीना बर्फ गिरता रहा होगा, तभी इसने उतना काउंट करके उस हिसाब से अपना चिलिंग रिक्वायरमेंट रखा है। तो एप्पल वाले जगह में 1000 घंटा। पीच कम आपका क्या बोलते हैं, कम ठंडे वाले जगह में ग्रो हुआ है। पीच यानी चाइना, चाइना का भी थोड़ा वार्म टेम्परेट इलाका, ठीक है। तो यहाँ पे ठंड उतना लंबा नहीं पड़ता, यहाँ अक्टूबर से फरवरी की जगह अक्टूबर से मान के चलिए जनवरी तक ही ठंड पड़ता है। तो पौधे ने चिलिंग रिक्वायरमेंट इतना ही रखा कि फरवरी के महीने में फ्लावरिंग आ जाए। और आप लोग देखोगे कि पीच में फरवरी में फ्लावरिंग आ जाता है, जबकि एप्पल में मार्च और अप्रैल में आता है। ऐसा होता है। Yes, sir. कितने कितने लोग Yes. उत्तराखंड और यहाँ इधर से हैं, अभी कौन कौन है उत्तराखंड साइड से, हिमाचल वाले कोई हैं, बताइए। आप लोगों ने देखा है पीच में फ्लावरिंग कब आती है, प्रगति, Yes, नवीन, sir. आप कब आती है। और कौन कौन है उधर से, सुधा, कब आती है फ्लावरिंग, सुधा, सुमन, आवाज आ रही है आप लोग को। सर नवंबर या दिसंबर से स्टार्ट हो जाती है, फरवरी मार्च में पीक पीरियड होता है। पीक पीरियड होता है ना, हाँ, मतलब उधर जनरली जल्दी आ जाता है। यहाँ भी क्योंकि जो मेन पार्ट में जो लगा हुआ है उसमें भी फरवरी नवंबर दिसंबर में फ्लावरिंग आ जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अलग अलग एनवायरनमेंट में कहाँ कहाँ ग्रो हो रहा है, किस किस टाइप की वेराइटी है, उस बेसिस पे इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग जल्दी आ जाती है। तो चिलिंग रिक्वायरमेंट जो है डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट में अलग अलग होता है। अब जहां पे मैंगो ओरिजिनेट हुआ है वहां तो अक्टूबर से फरवरी के बीच में बर्फ ही नहीं गिरता है, थोड़ा मोड़ा ठंड पड़ता है। तो क्या इसको उस पर्टिकुलर कंडीशन में कोई स्ट्रेस मिल रहा है क्या,
नो सर। मैंगो को जब स्ट्रेस ही नहीं मिल रहा है तो कोई फ्लक्चुएशन ही नहीं है स्ट्रेस में, तो इसको चिलिंग रिक्वायरमेंट की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इसीलिए टेम्परेट क्लाइमेट में इसलिए ये चिलिंग रिक्वायरमेंट पाया जाता है क्योंकि वहां इस तरीके का स्ट्रेस पाया जाता है। जिस जिस एरिया में जितने लंबे समय के लिए स्ट्रेस होता है, जो जो जैसे जैसे एरिया में ओरिजिनेट हुए हैं वैसा वैसा उनका चिलिंग रिक्वायरमेंट होता है। तो चिलिंग रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है, चिलिंग रिक्वायरमेंट एक मान के चलो एक ऐसा टेक्निक है जिसके थ्रू पौधा जो है अपने आप को अक्टूबर से फरवरी तक आर पार ले जाने का, अक्टूबर से फरवरी तक ले जाने का काम करता है। समझ में आ रहे हो? बचाने का काम करता है अपने आप को। समझ आ रहे हो चिलिंग रिक्वायरमेंट क्या होता है? यस सर। यस सर। यस सर। लेकिन कहीं भी आपको किसी भी बुक में इस तरीके से इसको नहीं समझाया जाएगा कि चिलिंग रिक्वायरमेंट के होने से वो ठंड से बचता है। इसको इस तरीके से बताया जाता है कि चिलिंग रिक्वायरमेंट फुलफिल होने से पौधा का नॉर्मल ग्रोथ रेज्यूम होता है। समझ पा रहे हो? चिलिंग रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा तब जाके एक पौधा नॉर्मल ग्रोथ करेगा। पर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पौधे के एंड से अगर आप सोचोगे तो क्या है भाई, मैं नॉर्मल ग्रोथ तब करूंगा जब चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरा होगा, क्योंकि चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरा होना इस बात का संकेत है कि अब मुश्किल की घड़ी चली गई है। समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। तो आपको दोनों तरीके से सोचना है। बुक में जब आप पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज होगे, बोलोगे सर ये तो बड ब्रेक लिखा है। तो बड ब्रेक पौधा तभी करना पसंद करेगा जब वो जो है एनवायरमेंटल कंडीशन पूरा तरीके से नॉर्मल हो। अगर नॉर्मल नहीं हुआ है तो वो बड ब्रेक कर भी लिया तो कल के डेट में फिर से जब ठंड आएगा तो वो बड ब्रेक जो किया है वो बड ब्रेक से जो नया पार्ट आएगा वो डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं। समझ पा रहे हो? यस सर। तो अब अभी एक चिलिंग रिक्वायरमेंट का आप लोग एक डेफिनेशन लिख लीजिए। मैं इसमें आप लोग को 2 डेफिनेशन लिखाता हूं, आप लोग बताइएगा क्या समझ में आ रहा है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये चीज पूरा भी आते रहेगा। द अमाउंट ऑफ cold needed by a plant to resume the amount of cold needed by a plant to resume normal spring growth following the winter period, या after the winter period लिख लो इसको तो ज्यादा ठीक रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ कोल्ड नीडेड, जितने घंटे का कोल्ड रिक्वायरमेंट है, क्यों? टू रिज्यूम नॉर्मल स्प्रिंग ग्रोथ, स्प्रिंग के महीने में मार्च अप्रैल में नॉर्मल ग्रोथ लाने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे? आपका चिलिंग रिक्वायरमेंट। समझ में आ रहा है? या फिर इसी को और कैसे लिख सकते हो, द चिलिंग इज नेसेसरी फॉर greater than 50% bud break। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 की कहानी सुना है? चलिए, यहां तक हुआ, ये लिखो। ठीक है, हुआ क्या था पता है? एक देश था जापान, और इधर थे कौन? रशिया, और एक और कौन सा देश था? आई थिंक फ्रांस। ठीक है, मेरे को भी एग्जैक्ट याद नहीं है। और दूर से एक आदमी था अमेरिका। इधर थे जापान, और आई थिंक एक और कौन सा देश था? जर्मनी था शायद, जर्मनी से थे ना हिटलर। ठीक, यस सर, जर्मनी। यस। जापान जर्मनी इधर थे, रूस फ्रांस, इसको मित्र देश बोलते हैं। ये दोनों, ये जो है ना,
ये जापान और जर्मनी इधर फुल अटैक कर रहे थे। जापान इतना ज्यादा हावी हो जा रहा था कि रशिया और फ्रांस को हराने के ऊपर आ गया था, और ये पूरा कब्जा करते करते इंडिया तक पहुंच गया था। कब्जा करते करते पूरा चाइना कब्जा कर लिया था, वियतनाम, ताइवान, दुनिया भर की चीजों को कब्जा कर लिया था, आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, यहाँ पे है जापान, और ये पूरा एशिया में आधा एशिया कब्जा कर लिया था। यहाँ पे अमेरिका है, इधर फ्रांस है, और यहाँ पे रशिया है। अब समझो इस चीज को, ठीक है। गलती क्या किया जापान ने, अमेरिका के एक ठो कहीं पे कोई एक पर्टिकुलर सैन्य अड्डा, पर्ल हार्बर बोलते हैं पर्ल शायद, हार्बर हाँ से। वही, उस पे उसने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। अब क्या हुआ, अमेरिका जो है, ये सोचो, ये जो आपका क्या नाम है इसका, जापान, यहाँ पे रहने वाला देश पूरा इतने पे कब्जा कर लिया था। ये क्या किया, अमेरिका सीधा इसके शहर में गया, दो ठो, कहाँ कहाँ, हिरोशिमा और नागासाकी, समझ रहे हो। ये दो देश में, ये दो यस जगह सर। पे गया और सीधा एटम बम छोड़ दिया, जिसको बोलते हैं ना न्यूक्लियर बम। दो एटम बम छोड़ा, जापान का हालत खराब हो गया, क्योंकि उस समय के लिए एटम बम एकदम नया था, किसी के पास उसका कोई तोड़ नहीं था। और चुपचाप जापान बोला हमारे ऊपर अटैक करना बंद करो, हम पूरा सब कुछ छोड़ के वापस आ रहे हैं अपने देश की ओर। ये चाहते तो ये सारे जापानी लोग भाग के इधर भी, क्या बोलते हैं, बच सकते थे, है कि नहीं। पर अपना देश अपना होता है, ये तो दूसरा देश है, यहाँ से तो आज नहीं तो कल भगा ही दिए जाते ना। तो जापान पूरे जहां जहां देशों में कब्जा किया था, वो सब देश को छोड़ के वापस आ गया, और जापान एक हस्ताक्षर किया कि हम आज के बाद कोई न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, या इस तरीके की कोई, इतना हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे कि रक्षा बजट इतना ज्यादा नहीं रखेंगे कि दुनिया को हमसे डरना पड़े। तो कहानी का सार ये है कि जब अपने अपने घर पे मुसीबत आती है ना, तो आदमी बाहर में कहाँ कहाँ जमीन कब्जाया है उसको छोड़ के ना अपने घर में वापस आता है। उसका प्रीफरेंस ये रहता है कि मैं जहां पैदा हुआ हूं, मैं वहां को पहले बचा। समझ पा रहे हो। यस सर। अब समझो इस चीज को, ठीक है। ये जो आपके टेम्परेट क्लाइमेट होते, टेम्परेट क्रॉप्स होते हैं, ये टेम्परेट क्रॉप्स ओरिजिनेट कहाँ होते हैं, टेम्परेट इलाके में, ठंडे। यस सर। टेम्परेट रीजन में, ठीक है। अब होता क्या है कि इस टेम्परेट रीजन में कई बार ना, वो एटम बम फोड़ने के लिए कौन आता है साल में एक बार, फ्रॉस्ट या कोल्ड, ठीक है। अब ये टेम्परेट क्रॉप्स के पास दो ऑप्शन है कि ये डिसेमिनेट होकर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में आ जाए जहां फ्रॉस्ट और कोल्ड नहीं आता है, पर वहां पे ये सरवाइव नहीं कर सकते। तो ये क्या करते हैं, अपने अंदर क्या करते हैं, एक मॉडिफिकेशन करते हैं कि भैया हम जो है चिलिंग रिक्वायरमेंट का एक सेटअप बना लेते हैं, हम जो है यही चिलिंग रिक्वायरमेंट रखेंगे अपने पौधे के अंदर, और हम क्या करेंगे, इस फ्रॉस्ट और कोल्ड को टॉलरेट करेंगे। अब ये जो चिलिंग रिक्वायरमेंट ये रखते हैं, इसका फायदा क्या हुआ, क्या फायदा हुआ टेम्परेट क्लाइमेट के अंदर चिलिंग रिक्वायरमेंट का। सर वो बीच में अगर ग्रोथ हो गया तो डाई ना हो जाए इसके लिए। हाँ, कि वो इस फ्रॉस्ट और कोल्ड वाले पूरे सीजन से बच के निकल जाता है। लेकिन इसका एक नुकसान भी हुआ। नुकसान क्या हुआ कि अगर ये चिलिंग रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुआ तो बर्ड ब्रेक सही से होगा भी नहीं। ये भी एक प्रॉब्लम था कि चिलिंग रिक्वायरमेंट फुलफिल हुआ तो बर्ड ब्रेक बहुत अच्छा होगा, कौन से केस में, अगर वो फुलफिल हुआ। और अगर वो फुलफिल नहीं हुआ, नॉट फुलफिल हुआ, तो क्या होगा, उसमें जो बर्ड ब्रेक है वो क्या हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, बहुत कम मात्रा में फ्लावर आएगा। इसीलिए आप लोग हमेशा सुनते हो कि टेम्परेट क्रॉप्स को जब हम छत्तीसगढ़ में या यूपी बिहार में लाते हैं तो फ्लावरिंग वैसी नहीं हो पाती, क्योंकि जैसे कि आपकी हिमाचल और जम्मू कश्मीर में होती है, क्योंकि यहाँ चिलिंग रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाता। कंडीशन देखोगे तो वही है, भैया इसके ऊपर एटम बम गिरा ना, तो इसने कहा कि हम बाहर में भले ग्रोथ ना कर पाए लेकिन अपने घर में तो बचे रहें। पौधा भी उसी वे में सोचता है कि भाई हमारा क्लाइमेट ही टेम्परेट रीजन है, तो हम टेम्परेट रीजन में बचने का मॉडिफिकेशन पहले करेंगे, बाहर जाने के बाद हमारा ग्रोथ होता है नहीं होता उससे हमको कोई लेना नहीं, हमारे घर में तो हम जिंदा रहे पहले। ठीक है, अब वही चीज को ये डेफिनेशन में लिखा है, चिलिंग इज नेसेसरी फॉर ग्रेटर देन 50% बर्ड ब्रेक अपॉन एक्सपोजर टू टेम्परेचर फेवरेबल फॉर ग्रोथ। जब भविष्य में फेवरेबल कंडीशन आएगी ग्रोथ के लिए, उस समय
50% से ज्यादा बर्ड्स में ग्रोथ आए, इसके लिए क्या जरूरी है? चिलिंग रिक्वायरमेंट का पूरा होना जरूरी है। और यही चिलिंग रिक्वायरमेंट जो है नॉर्मल जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होते हैं वहां पे फुलफिल नहीं हो पाता है। इसलिए मार्च अप्रैल में फेवरेबल कंडीशन होने के बावजूद भी आपको सही ग्रोथ नहीं मिल पाती है। समझ में आ रहे हो? यस सर। सर समझ पा रहे हैं सभी लोग? ठीक है, तो चिलिंग रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है, चिलिंग रिक्वायरमेंट बस कुछ समय का लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है जिसके थ्रू वो ग्रोथ कर पाए। अब होता यह है कि भाई टेम्परेट इलाकों में चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है इसलिए वहां पे ग्रोथ आ जाती है, हमारे यहाँ नहीं हो पाता इसलिए ग्रोथ नहीं आ पाती। और दूसरी बात यह है कि अब कई लोगों के दिमाग में आएगा सर हमारे यहाँ तो उतना ठंड ही नहीं पड़ता है, तो हमारे यहाँ जब ठंड ही नहीं पड़ता चिलिंग रिक्वायरमेंट की जरूरत ही क्या है? पर वो उसके जब वो पैदा हुआ था, इवॉल्व हुआ है ना, तब से उसके अंदर वो बना हुआ है। तो हमारे यहाँ भी वो चिलिंग रिक्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट को रखता है, फुलफिलमेंट होने का रिक्वायरमेंट रखता है। अगर हमारे यहाँ भी चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरा होगा तो वो वैरायटी यहाँ भी सक्सेसफुल होगी। अदरवाइज ऐसी वैरायटी खोजनी पड़ेगी जिसकी चिलिंग रिक्वायरमेंट कम हो। तभी आप लोग हमेशा ये सुनते हो कि छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार या हरियाणा ऐसे एरियाज में जब एप्पल, पियर, पीच, प्लम को ग्रो करते हैं तो लो चिल वेराइटीज को यूज करते हैं जिनका चिलिंग रिक्वायरमेंट कम हो। क्योंकि ऐसा है ना कि 100 घंटे का 4 से 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो हमारे यहाँ रायपुर में भी जाता होगा, 100 घंटा तो यहाँ भी होता होगा टेम्परेचर। कभी कभी 5, 6, 7 डिग्री नहीं चला जाता है ठंड में, जोरा में तो चला जाता होगा 8, 10, यस सर, हो है जाता ना, है। रात को सुबह के 4 बजे ही सही जाता होगा। 100 घंटा तो यहाँ भी पूरा हो जाएगा। तो लो चिल वेराइटीज इधर सक्सेस होने की उम्मीद है, इसीलिए आज के डेट में लो चिल वेराइटीज पे बहुत ज्यादा रिसर्च चल रहा है इनके एरिया को एक्सपेंड करने के लिए। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? यस सर। यस यस सर। यस सर। ठीक, कोई कुछ पूछ रहे हैं? हो गया, आगे बढ़े। सर फ्रूट्स यस सर। फ्लावर्स और वेजिटेबल में भी सेम कंडीशन रहेगा? फ्लावर्स और वेजिटेबल्स में आई थिंक कंडीशन सेम रहता है, बट ना मैं उसको बहुत ज्यादा डिटेल में कभी पढ़ नहीं पाया हूँ। इसलिए अभी बीच में ही बोल्टिंग का कंसेप्ट आया था, अभी हार्मोन चल रहा था ना सेकेंड बैच में, उसमें भी ये चीज मेरे को भी लगा कि उसमें भी कहीं ना कहीं चिलिंग रिक्वायरमेंट होता है। प्रॉपर वो वर्ड यूज होता है कि नहीं होता उसका मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि वो वेजिटेबल सर साइंस कोल वाले नहीं क्रॉप बताएंगे। में यूज करते हैं। चिलिंग रिक्वायरमेंट वर्ड यूज होता है क्या वहाँ? यस सर। हाँ, यस सर, क्योंकि पढ़े बोल्टिंग के लिए लो कैबेज में। टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है सर कैबेज जिसके ब्रसेल स्प्राउट सब्स्टिट्यूट में के रूप होता है में क्या? जिब्रेलिन काम करता है। ओके तो उसमें भी हो सकता है, और फ्लावर में तो डेफिनेटली होता है। हाँ, पर पर्टिकुलर ये वर्ड यूज होता है कि नहीं उसकी मेरे को श्योरिटी नहीं है। फ्रूट में तो ये होता है क्योंकि फ्रूट हम लोगों ने बहुत पढ़ा हुआ है, तो वो मैं बता सकता। वेजिटेबल में भी आई थिंक कोल क्रॉप्स में तो होता ही है। फ्लोरिकल्चर का एक बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, बट लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट सभी जगह है, उसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। कोल क्रॉप में सर डेफिनेटली लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है। हाँ सर टेम्परेट जो क्रॉप है उसको मतलब यहाँ नहीं लगा सकते ना सर? जैसे यहाँ जर्मिनेशन भी हो गया तो वो इतना छोटा रहेगा कि डिसिडियस नेचर को सहने के लिए उसकी क्षमता नहीं नहीं रहेगी। नहीं नहीं नहीं, यहाँ टेम्परेट क्रॉप को उगाने में कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेट क्रॉप वैसे ही ग्रोथ करेगा जैसा वहां ग्रोथ करता है, क्योंकि आप कहीं पे भी चिलिंग रिक्वायरमेंट को वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए दिक्कत नहीं पड़े होगे। थोड़ा मोड़ा ग्रोथ में कमी जरूर आएगा, पर एकदम कम आएगा ऐसा बट नहीं है। सर क्रॉप भरपूर फ्रॉस्ट से बचने हाँ के बोलो। लिए हाँ हाँ, फ्रॉस्ट से बचने के लिए तो मतलब क्षमता नहीं रहेगा ना सर कि वो डिसिडियस नहीं ऐसा नेचर कुछ नहीं है। शो करे? नहीं नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पौधा जो है यहाँ नॉर्मल ग्रोथ करता है। चेरी का पौधा इतना बड़ा है, देखोगे रायपुर में दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन उनमें यस फ्लावरिंग के लिए जो फिनोमेना उनके पुरखों ने जो सिखाया है ना, एंसिस्टर्स ने, वो चीज नहीं आ पाएगी। तो फ्लावरिंग में दिक्कत होता है, गलती से 2-4 फूल आ भी जाए तो फ्रूटिंग में दिक्कत होता है, गलती से 4-6 फ्रूट लग भी जाए तो यस सर। कलर डेवलपमेंट में दिक्कत होता है। तो इस टाइप की फ्लावरिंग फ्रूटिंग में समस्या है, वेजिटेटिव ग्रोथ में समस्या नहीं। आप एप्पल उगा सकते हो। अब आप लोग को कई बार ये लगता होगा सर हम तो एप्पल खा के कई बार बीज को जमीन में फेंक देते हैं, उगता कभी नहीं है। बचपन में किए हो नहीं? हम भी किए हैं, यस सर। सेब को खा के ऐसे फेंक देते थे, किए हो एक आध, लेकिन उगता नहीं था। क्योंकि भाई इनके अंदर जिस प्रकार की डोरमेंसी है उसको ब्रेक करने के लिए हमको कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ता है, चिलिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है, सैंड में डुबा के रखना पड़ता है।
अगर आप प्रॉपर ट्रीटेड प्लांट या ग्राफ्टेड प्लांट आप उठा के लेके आओगे ना, तो यहाँ वो बिंदास ग्रो कर जाएगा, क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। जब रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की बात आती है तब ये रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। तो वो एक चीज है, और Yes, चिलिंग sir. रिक्वायरमेंट का उतना आवश्यकता पड़ेगा भी नहीं इधर वेजिटेटिव में, क्योंकि मेरे को नहीं लगता बहुत ज्यादा डेसिडिवस नेचर यहाँ आता भी होगा। टेम्परेट क्लाइमेट का तो पता नहीं, यहाँ एक बार रायपुर वाला Yes, देखना sir. पड़ेगा, ठंड के सीजन में यहाँ पत्ती झड़ता है कि नहीं झड़ता, एक बार पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो वो उतना इशू नहीं है वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए। प्रॉब्लम आता है फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और कलर डेवलपमेंट में। कलर डेवलपमेंट का Yes, sir. ठंड से कोई रिलेशन नहीं है, कलर डेवलपमेंट का रिलेशन हो जाता है एल्टीट्यूड से, कि आप जब लोअर एल्टीट्यूड में रहते हो तो वहां पे पॉल्यूशन ज्यादा होता है, तो कलर डेवलपमेंट सही नहीं होता। जबकि जब आप हायर एल्टीट्यूड पहाड़ों में रहते हो तो वहां पॉल्यूशन कम होता है, तो वहां कलर डेवलपमेंट ज्यादा होता है। वो अभी एप्पल जब पढ़ाऊंगा ना तो वहां पे समझ में आएगा, ठीक है। Yes. अब बात ये आती है कि ये चिलिंग टेम्परेचर होता कितने से कितने के बीच का है। तो भाई ये चिलिंग टेम्परेचर 0 से 7 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है नॉर्मली? आपको तीन चीजें बिलो 7 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, बिलो 7.2 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, या 0 से 7 डिग्री सेल्सियस बोला जाएगा, ठीक है। और बेस्ट मेजर करना है तो 4.4 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस। ये चारों टेम्परेचर लिख लो, कोई भी ऑप्शन में आएगा आप टिक कर सकते हो, ठीक है। ये टेम्परेचर में जितना घंटे का उसका रिक्वायरमेंट है, उसको अगर आप जो है अगर वो उतना घंटे का रिक्वायरमेंट जितना है उतना ही घंटे तक ये पर्टिकुलर टेम्परेचर मिलता है पौधे को, तो वो जो है ग्रोथ को रेज्यूम करेगा। समझ में आ रहा है? बर्ड ब्रेक मोर देन 50% करेगा। क्लियर है यहां तक? क्या क्या टेम्परेचर है? ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेम्परेचर है, ये एवरेज टेम्परेचर है। बिलो वाले में दिया तो ये दो ऑप्शन देगा, क्योंकि आपके क्लस्टर्स में भी जहां तक 7.2 डिग्री सेल्सियस दिया है, मैं जो फिजियोलॉजी की बुक पढ़ा उसमें 7 डिग्री सेल्सियस, 0 to 7 डिग्री सेल्सियस, और ये भी दिया। तो आराम से हैंडबुक आप में इनमें से कोई 7.2 भी दिया ऑप्शन, है. 7.2 दिया है ना, हाँ वही, क्योंकि 7.2 कई जगह लिखा हुआ है। तो आप जो है बिंदास रहिए, चारों में से कोई भी ऑप्शन आए आप टिक कर सकते हो। और चारों एक ही साथ नहीं आएगा इसकी भी गारंटी है भाई। ऐसा नहीं कि 0 से 7 7 ऐसा सब एक साथ दे देगा, ऐसा नहीं होगा। या तो ये पूछेगा, या तो ये पूछेगा, या तो ये, या तो ये, ठीक है। यहां तक लिख लिए चिलिंग रिक्वायरमेंट। मेनली चिलिंग रिक्वायरमेंट में कुछ नहीं है, चिलिंग रिक्वायरमेंट का जो रिलेशन आप लोग पौधे के साथ बना पाओ ना, वो जरूरी है। यहां तक चीज क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक, अब नेक्स्ट आता है ग्रोइंग डिग्री आवर, GDH। ठीक है, क्या होता है GDH? अब देखो ऐसा होता है ना कि मार्च के महीने में आपका, या फरवरी के एंड में, ठीक है, चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरा हो गया, चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरा हो गया। उससे हुआ क्या? इस तने में एक बर्ड था, इसके ऊपर क्या मौजूद था? स्केल लीफ मौजूद था ना। बर्ड डोरमेंसी यही तो है ना, स्केल लीफ आगे चढ़ जाया रहता है। तो क्या करता है ये बर्ड जो है, अपने अंदर इतना ग्रोथ लाने में सक्षम हो जाता है चिलिंग रिक्वायरमेंट होने के बाद, कि इस बर्ड को ये, मतलब इस स्केल को ऐसे फाड़ के बाहर आ जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? बर्ड ब्रेक। कि हाँ भाई, जो बर्ड इतने दिन तक डोरमेंट था वो अब टूट गया। डोरमेंसी क्या है? कोई भी ग्रोथ दिखाई ना देना। जब ये इसको तोड़ के बाहर आया तो ग्रोथ दिखने लगा, मतलब डोरमेंसी टूट गया, यही कहोगे ना, है ना। लेकिन इसमें फ्लावरिंग आने के लिए जरूरी है कि यहां से एक पूरा शाखा बने, या इससे पूरा एक फूल बने, है कि नहीं? समझ पा रहे हो? यस अब सर। क्या, कहीं पे भी किसी भी जगह पे आपने ये सुना कि चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरा होने से फ्लावरिंग होती है? कहीं भी सुने हो या लिखा नहीं हुआ सर. पढ़े हो? नो सर। चाहे आप हैंडबुक उठाओ, टीके बोस उठाओ, या इवन ग्लोस्टस उठाओ, हर जगह चिलिंग रिक्वायरमेंट इज नेसेसरी फॉर बर्ड ब्रेक, बर्ड ब्रेक, बर्ड ब्रेक। तो चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरा होने से क्या होता है कि ये बर्ड्स जो हैं, इनको समझ आ जाता है कि हाँ भैया अब वो फ्लक्चुएटिंग क्लाइमेट वाला माहौल चला गया है, तो अब इस स्केल को जो हमारे ऊपर छाल एक लगा हुआ है उसको हटाने की जरूरत है। बस इतना ही काम करता है चिलिंग रिक्वायरमेंट। इसके अंदर फूल आना, पत्ती आना, ग्रोथ आना, इससे कोई लेना देना नहीं है चिलिंग रिक्वायरमेंट का।
क्योंकि आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि लो टेम्परेचर जो है ग्रोथ को प्रमोट करता होगा। ऐसा होता है क्या? नो ग्रोथ अगर आपको पौधे में चाहिए तो अच्छा मान के चलो इस ब्रांच में मैं चाहता हूं कि इसकी ब्रांच की लंबाई बढ़े, तो वो कैसे बढ़ेगी, क्या प्रोसेस होगा? आपकी ऊंचाई बढ़े तो क्या प्रोसेस चाहिए? सेल डिवीजन चाहिए। यस सर। यस सेल सर। डिवीजन के लिए क्या चाहिए? सेल डिवीजन कैसे होगा? खाना होना सर अच्छे से मिले। खाना, फूड चाहिए होगा। यस सर। सेल डिवीजन कब होगा? जब फूड चाहिए होगा। पौधे के पास फूड है तो फूड से पौधा जो है एनर्जी बनाएगा क्या? इस यस सर। एनर्जी का उपयोग करेगा तब तो वो सेल डिवीजन कर पाएगा। और इस एनर्जी के लिए क्या चाहिए? लाइट। एनर्जी कौन से प्रोसेस से जनरेट होती है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से एनर्जी जनरेट होता है या फूड? फूड। 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 साल भर उसने फोटोसिंथेसिस किया और उसने फूड जमा कर लिया। जुलाई से अक्टूबर तक उसने पूरा फूड ही जमा किया है। अब बताओ उसको एनर्जी चाहिए कब? फरवरी के महीने में। अब वो क्या करेगा? रेस्पिरेशन करता। रेस्पिरेशन करेगा, है ना? वो क्या करेगा? यस सर। रेस्पिरेशन करेगा और इस फूड को तोड़ते जाएगा और एनर्जी प्रोड्यूस करते जाएगा और सेल डिवीजन करेगा। तब जाके ये जो बड ब्रेक हुआ है ना, इसमें ग्रोथ आएगी और यहाँ पे एक फूल बनेगा या फिर एक पत्ती बनेगा या एक ब्रांच बनेगा, जो भी बनना है। समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। तो Yes, sir. अल्टीमेटली हमको क्या समझ में आ रहा है कि बड ब्रेक तो हो गया, डोरमेंसी टूट गया भैया, लेकिन उस डोरमेंसी से अब आगे ग्रोथ आने के लिए हमें क्या की जरूरत है? बताओ। टेम्परेचर। हमें डोरमेंसी से ग्रोथ आगे बढ़ाने के लिए चाहिए सेल डिवीजन, जो कि रेस्पिरेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब उसमें ज्यादा ग्रोथ लाना है तो हमें रेस्पिरेशन की प्रक्रिया बढ़नी चाहिए। अब आप रेस्पिरेशन के बारे में तो पढ़े होंगे, लो टेम्परेचर में ज्यादा होता है या हाई टेम्परेचर में? हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर हाई में, टेम्परेचर में। है ना? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में तो बहुत ज्यादा रेस्पिरेशन होता नहीं होगा भाई। आप तभी तो फ्रूट्स को आप लो टेम्परेचर में स्टोर करके रखते हो ना, लंबे समय तक स्टोरेज करने के लिए, ताकि रेस्पिरेशन कम हो और उसका फ्रूट का लॉस भी कम हो। यही पढ़ते हो? यस सर। ठीक है। तो पौधे में बड ब्रेक होने के बाद ग्रोथ लाने के लिए कम से कम इतना टेम्परेचर तो हो कि रेस्पिरेशन की प्रक्रिया ठीक ठाक स्पीड में काम करे। इसी चीज को फुलफिल करने के लिए वो जो ठीक ठाक टेम्परेचर होता है ना, उसको हम जीडीएच के अंतर्गत पढ़ते हैं कि भाई 7.2 डिग्री सेल्सियस के बाद आपका क्या हो गया? मान लेते हैं कि आपका चिलिंग रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया। अब भविष्य में भी टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बस है, तो इस 8 डिग्री सेल्सियस में क्या ही रेस्पिरेशन हो जाएगा? इसमें ज्यादा अच्छा होगा या 15 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस में ज्यादा अच्छा होगा? 15-10 में सर। 15 में ज्यादा 15 या 10? तो एक बार चिलिंग रिक्वायरमेंट फुलफिल होने के बाद, बड ब्रेक होने के बाद, पौधे को एक निश्चित मात्रा में गर्म टेम्परेचर की भी आवश्यकता होती है। उस गर्म टेम्परेचर के थ्रू इतना रेस्पिरेशन होता है कि वो पौधे के अंदर फ्लावरिंग, फ्रूट डेवलपमेंट, बड को ग्रोथ करना, ब्रांच डेवलपमेंट, ये सारा कर सके। समझ पा रहे हो? चिलिंग रिक्वायरमेंट फुलफिल होने के बाद पौधे को किस चीज की जरूरत होती है? गर्माहट की। वो गर्माहट का रिक्वायरमेंट पौधे में जितना ज्यादा होगा उतना देर से फ्रूटिंग आएगी, फ्लावरिंग आएगी। जितना कम होगा उतना जल्दी आएगा। कि भाई कोई ऐसा है जो जो मान के चलो कि 100 घंटे अगर उसको गर्म टेम्परेचर दे दिए और वो इतना एनर्जी कलेक्ट कर लेता है कि वो फ्लावरिंग ला सकता है, तो वो 100 घंटे के बाद ही फ्लावरिंग ला देगा। और कुछ अगर 1000 घंटे के बाद भी नहीं ला सकते हैं तो उसमें तो लेट से ही फ्लावरिंग आएगा ना। समझ पा रहे हो? यस सर। अच्छा। तो पौधे के अंदर ठंड का जो रिक्वायरमेंट है उसे क्या कहते हैं? चिलिंग रिक्वायरमेंट। उससे क्या पूरा होता है? उससे क्या क्या फायदा मिलता है? बड ब्रेक होता है सर। बड ब्रेक। और उसके बाद उसके अंदर एक गर्माहट की भी रिक्वायरमेंट होती है, जो कि क्या करने में हेल्प करता है? एनर्जी बेटर प्रोवाइड ग्रोथ। कराता है ना। फ्लावरिंग। फ्लावरिंग, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग। फ्लावरिंग का हो सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लावरिंग एंड जो ग्रोथ है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एनर्जी जब मिलेगा तभी। ग्रोइंग डिग्री आवर, जीडीएच, गर्म टेम्परेचर। ठीक है। और यही डिसाइड करता है कि कोई वैरायटी अर्ली होगी, मिड होगी, लेट होगी।
आप पढ़ते हो ना, अर्ली फ्लावरिंग वाली वेराइटी, मिड फ्लावरिंग वाली वेराइटी, लेट फ्लावरिंग वाली वेराइटी। जब पौधा एक ही है तो अलग अलग फ्लावरिंग टाइम कैसे हो सकता है? तो भैया अर्ली वेराइटी ऐसी होती है जिनका जीडीएच लो होगा, लेट ऐसी होगी जिनका जीडीएच हाई होगा, या और भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। समझ पा रहे हो? अच्छा। ठीक है, तो ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। अब मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि देखिए, हमारा कोई एक पौधा है, मान लो उसकी चिलिंग रिक्वायरमेंट कम है। ये कॉन्सेप्चुअल है, ये कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। उसका चिलिंग रिक्वायरमेंट हाई है और जीडीएच भी हाई है, ठीक है। चिलिंग रिक्वायरमेंट भी हाई है और ग्रोइंग डिग्री आवर रिक्वायरमेंट भी हाई है। मान लेते हैं हाई का मतलब, हाई जब भी हम बोलेंगे तो मान लेते हैं 1,000 घंटा, और ये इसको ले लो 1,000 घंटा। तो भाई ऑब्वियसली अगर चिलिंग रिक्वायरमेंट हाई है तो फरवरी के महीने तक इसका चिलिंग रिक्वायरमेंट होगा, मार्च भर में इसका जीडीएच होगा, तो इसमें फ्लावरिंग ऑब्वियसली लेट से आएगी, अप्रैल के आसपास। इसको लिखना नहीं है, समझो। समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। चिलिंग जी। भी ज्यादा है, जीडीएच भी ज्यादा है, तो पहले तो चिलिंग रिक्वायरमेंट फुलफिल होने में इसको ज्यादा टाइम लगेगा। फिर ग्रोइंग डिग्री आवर, तो इसमें फ्लावरिंग हमेशा क्या आएगी? लेट आएगी। लेट आएगी। यस सर। वहीं पे एक ऐसा पौधा है जिसमें चिलिंग रिक्वायरमेंट तो हाई है पर जीडीएच जो है लो है, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि इसमें मीडियम टाइम लगे, मिड। क्योंकि भाई चिलिंग रिक्वायरमेंट तो ज्यादा टाइम ले ही रहा है, भले जीडीएच कम है तो क्या हुआ। समझ पा रहे यस हो? सर। तो ऐसे पौधे जो है मीडियम टाइम में फ्लावरिंग करते हैं। और कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें चिलिंग रिक्वायरमेंट लो है पर जीडीएच हाई है। इस केस में भी क्या है, लेट फ्लावरिंग तो नहीं जाएगा, लेकिन कैसा जाएगा? मिड मिड। जाएगा। लेकिन कोई ऐसा पौधा है जिसमें चिलिंग भी लो है और जीडीएच भी लो है, तो उसमें फ्लावरिंग क्या आएगी? फास्ट है। जल्दी आएगी, प्लीज। अर्ली अर्ली। फ्लावरिंग। तो आप जो पढ़ते नहीं हो, एक ही पौधे के अंदर अलग अलग प्रकार की वैरायटी, अर्ली, मिड, लेट। तो भाई वो अर्ली, मिड, लेट इसलिए है क्योंकि उनके अंदर चिलिंग रिक्वायरमेंट में वेरिएशन है, जीडीएच में वेरिएशन है, क्योंकि हर वैरायटी की उत्पत्ति भी अलग अलग जगह हुई है। तो उनके अंदर थोड़ा बहुत फिजियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकता है, पर वो पूरे क्रॉप से वेरी नहीं करेगा, थोड़ा बहुत ही अंतर आएगा। जैसे कि आप लोग पढ़ते हो पियर में एक वैरायटी पढ़ते हो बार्टलेट, जिसका चिलिंग रिक्वायरमेंट है 1500 घंटा। यस वहीं सर। पे एक पढ़ते हो जिसे कहते हैं पत्थरनाक, सेंट पे। जिसकी रिक्वायरमेंट है 150 घंटा, है ना। 150। तो सोचो, जिसको 1500 घंटा चाहिए ये कितने दिन में पूरा करेगा, ये कितने दिन में पूरा करेगा। तो भाई ऑब्वियसली अगर दोनों का हम लोग मान के चलो 1000 घंटे का भी जीडीएच ले लेते हैं कांस्टेंट वैल्यू, तो भी उम्मीद ये है कि इसमें पहले फ्लावरिंग आएगी, यस सर। यस सर। है ना। तो किसी पौधे का चिलिंग रिक्वायरमेंट और उस पौधे का जीडीएच, ग्रोइंग डिग्री आवर, ये डिसाइड करेगा कि कोई एक पर्टिकुलर पौधा जो है कब फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग करता है। बस मैं यही समझाना चाह रहा था कि इस कॉन्सेप्ट को, मतलब पौधे को इस नजरिए से भी आप लोग सोचिएगा जब पढ़ोगे। तो ये नहीं कि बुक में लिख दिया है तो आप उसी को ही मान के मतलब वो सही लिखा है पर उसका सही मतलब समझो वो क्या समझाना चाह रहा है। कि भाई चिलिंग रिक्वायरमेंट एक अलग चीज है, वो अलग कॉन्सेप्ट पे काम करता है, वो अलग चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जीडीएच अलग चीज है, वो अलग चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आया? तो यस। चिलिंग रिक्वायरमेंट कभी भी बोला जाए तो क्या लिखोगे? बड ब्रेक। और जीडीएच बोलोगे तो क्या कहलाएगा? ये जो बड ब्रेक हुए हैं इसमें ग्रोथ और फ्लावरिंग लाने का काम किसका है? जीडीएच का। नो डाउट अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हुआ तो फ्लावरिंग अच्छे से नहीं आएगी, इस बात में कोई गलत बात नहीं है, एकदम सही है। क्यों? क्योंकि चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई तो क्या होगा? 50% से ज्यादा बड ब्रेक नहीं होगा, और जितने में बड ब्रेक हुआ है उतने में ही तो जीडीएच फ्लावरिंग लाएगा ना। समझ पा रहे हो? यस। यस सर। यस सर। तो भाई अगर कोई आदमी बोलता है चिलिंग रिक्वायरमेंट के कारण फ्लावरिंग नहीं आ रही है, सही बोलता है वो, लेकिन उसका जो टेक्निकल आदमी को वो क्या क्या बोलेगा कि भाई बड ब्रेक सही नहीं हुआ, क्योंकि भाई जब बड फूटा ही नहीं है तो ऑब्वियसली फ्लावरिंग तो आएगी ही नहीं ना, इसमें क्या गलत बात है। समझ रहे हो? लेकिन कभी जीडीएच ऐसा कभी नहीं होगा कि फुलफिल नहीं होगा, जीडीएच हमेशा फुलफिल होगा, क्योंकि आगे तो पूरा गर्मी का ही सीजन है।
चिलिंग रिक्वायरमेंट में ऐसा होता है कि भाई ठंड सही से नहीं पड़ी इस साल, तो आपका क्या हुआ कि ठंड का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हुआ तो फ्लावरिंग बर्ड ब्रेक नहीं हुआ, ये बोल सकते हो। जीडीएच हमेशा पूरा होता है। ये भले हो सकता है कि ठंड जो है ज्यादा लंबे समय तक रह गया तो गर्मी लेट से आई तो उसमें फ्लावरिंग लेट से आई, लेकिन जीडीएच कम हुआ ऐसा कभी नहीं पढ़ोगे, कभी नहीं पढ़ोगे कि इनएडिकेट जीडीएच रिक्वायरमेंट पूरा होने कारण फ्लावरिंग नहीं। जीडीएच नहीं होने कारण फ्लावरिंग डिले जरूर हो सकती है, कम कभी नहीं होगी, लेकिन चिलिंग रिक्वायरमेंट अगर पूरा नहीं हुआ तो फ्लावरिंग में कमी आएगी, बर्ड ब्रेक में कमी आएगी। क्यों? समझ पा रहे हो? यस सर। इस कॉम्बिनेशन को एक बार अपने आप में एक जगह कॉपी पेन लेना और समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैं तो एक फ्लो में बोलते जा रहा हूँ जो मुझे समझ में आ चुका है ना। आप अपने आप को सर समझाने की कोशिश करना एक बार। हाँ बोलिए। सर ये बेस टेम्परेचर और कॉन्सेप्ट इसी में है क्या सर, जीडीएच में? हाँ, जीडीएच में है बेस टेम्परेचर कॉन्सेप्ट। क्या करते हैं कि चार आपका जैसे ही चिलिंग रिक्वायरमेंट मतलब फरवरी मार्च का महीना गया, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, गिनते हैं 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जितना भी टेम्परेचर है उसको पहले काउंट कर लेते हैं, फिर उसको एक बेस टेम्परेचर से माइनस कर देते हैं। बेस टेम्परेचर कितना है आपका, या तो 25 डिग्री सेल्सियस को लोगे, या तो अगर एवरेज टेम्परेचर उससे कम है तो उसको लोगे, जो भी जिसकी भी वैल्यू कम है उससे हम माइनस करते हैं। तो वो है एक कॉन्सेप्ट जिससे निकाला जाता है। और मैं भले यहाँ पे 1000 घंटा लिख दिया हूँ, पर ये जीडीएच रिक्वायरमेंट 10,000 15,000 घंटे के आसपास का लिखा रहता है बुक वगैरह में देखोगे तो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पीच को 10,000 से 15,000 घंटे की रिक्वायरमेंट है जीडीएच, तो वो बहुत ज्यादा उस कॉन्सेप्ट में अभी जाने की जरूरत नहीं है। और वो एक और बेस टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट है हर्ष, जिसको हीट यूनिट कहते हैं, यस सर। है ना। तो वो जो है आपका डेट पाम फिग ग्रेप वहां पे आएगा। तो यहां तक समझ में आया सभी लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। इसको एक बार समझिएगा, जब क्रॉप होगा ना तो बीच बीच में आएगा थोड़ा मोड़ा डिस्कशन। मेन सर इसका कॉन्सेप्ट था कि फॉर्मूला भी आया था इस बार जेआरएफ में। हाँ इस बार आया हुआ था आपका वो जो बेसिक हॉर्टिकल्चर, एक बार खोल के देखना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उसमें दिया हुआ है वो जो है ना एक्चुअली हीट यूनिट का दिया था। और एक ना 3600 घंटा करके ना आपका ना डेट पाम या ग्रेप को पूछा भी गया है कितना होता है करके, तो वो अभी जब ग्रेप पढ़ाऊंगा ना तो एक बार बताऊंगा उसको आप लोगों को, ठीक है। तो यस यहां सर। तक की चीजें आप लोग याद कर इसको समझिए। नेक्स्ट क्लास में अपन जो है क्रॉप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। काम करेंगे एप्पल से ही स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोग को चीजें शुरुआत से ही मिल जाए, ठीक है। तो आप लोग जो है पढ़ के आइए, एप्पल बॉटनी पढ़ के आओ, एक क्लास बॉटनी पे होगी, उसको पूरा समझिए, ठीक है, क्योंकि उसी से पियर पीच प्लम सारी चीजों को आप रिलेट करोगे। और ये जितना पढ़े हो इसको कोशिश करो एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। यहां तक की सर चीजें आपका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए था, अब आगे पूरा आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का होगा, ठीक है। सर हाँ बोलिए। सर ये जीडीएच का एक डेफिनेशन से लिखा दीजिए ना, ताकि समझ आ जाए और अच्छे से। जीडीएच का जीडीएच का डेफिनेशन लिखिए। ईच फ्रूट प्लांट एंड वेराइटी हैज, मैं डेफिनेशन नहीं एक सेंटेंस लिखा रहा हूं, इससे आपको चीज समझ में आएगी, ठीक है। हैज अ पर्टिकुलर हीट यूनिट या फिर ग्रोइंग डिग्री आवर रिक्वायरमेंट टू रीच अ level of bud, फ्लावर एंड फ्रूट डेवलपमेंट। हर पौधे के अंदर ना एक रिक्वायरमेंट होती है हीट की, टेम्परेचर की, कि इतने घंटे तक अगर ये पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज मिलेगा तो उसमें इतनी मात्रा में बर्ड आएंगे, इतने मात्रा में फ्लावर आएंगे, इतने मात्रा में फ्रूट का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। उसी को हम जो है हीट यूनिट या फिर ग्रोइंग डिग्री आवर रिक्वायरमेंट कहते हैं, जीडीएच रिक्वायरमेंट कहते हैं। और ये केवल टेम्परेट में नहीं होता ये जीडीएच, ये सारे क्रॉप में होता है कि इतना टेम्परेचर मिलेगा इतने घंटे के लिए, फिर उसमें फ्लावरिंग जो है आना स्टार्ट होगी, बर्ड स्टार्ट होगा, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग रेंज है। आप डेट पाम और ये सब में भी ये चीज पढ़ोगे, हीट यूनिट या ग्रोइंग डिग्री आवर का रिक्वायरमेंट,
तो ये वही मान के चलिए कि इतनी गर्माहट चाहिए। हाँ बोलिए। रिक्वायरमेंट के बाद सर क्या लिखा है? रिक्वायरमेंट के बाद टू रीच, ये सेंटेंस को लिखे रहे ना, इसको पढ़ने से समझ में आएगा। ठीक है, मैं डेफिनेशन तो कभी इसका नोट नहीं कर पाया था उस टाइम। और एक और चीज लिख लो, कॉम्बिनेशन ऑफ, मैं यहाँ पे CR लिख रहा हूं, चिलिंग रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ चिलिंग रिक्वायरमेंट एंड GDH decides that the particular variety or variety will flower early, mid और लेट। कोई भी एक वैरायटी अर्ली, मिड या लेट फ्लावरिंग करेगी, इसको कौन डिसाइड करता है? कॉम्बिनेशन ऑफ CR एंड GH। समझ पा रहे हो? इस चीज को भी अपन ने कोशिश किया था ना समझने का। यस सर। यस तो सर। दोनों का कॉम्बिनेशन डिसाइड करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चिलिंग रिक्वायरमेंट कम है मतलब फ्लावरिंग जल्दी आ जाएगा। चिलिंग रिक्वायरमेंट कम होने के बाद अगर पता चल रहा है GDH ज्यादा है तो लेट आएगा, ठीक है। सर हाँ बोलिए।